यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको डाउट है कि आप कैसे करें, आप घर पे रहकर कैसे करें, शहर में रह रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं लेकिन तैयारी करने में दिक्कत हो रही है कि क्या है भाई ये यूपीएससी, कैसे शुरुआत करें, क्या होता है इसमें, कैसे क्वेश्चन होते हैं। सो सारी प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में दूर होंगे। हाँ, मैं शुरू कर रही क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करने वाली हूँ कि कैसे क्या होता है यूपीएससी, इसकी शुरुआत कैसे करें, क्या टाइम टेबल होनी चाहिए। पूरे वीडियो को आज कीजिएगा क्योंकि सब कुछ डाउट दूर कर दूंगी इस वीडियो में। और हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि कुछ हमारे स्टेप हैं जो बहुत ध्यान से आपको सुनिए हैं। पहला मेरा टाइटल है कि यूपीएससी की तैयारी 2026 और 27 के लिए कैसे करें। भाई तुम 27-28 या कुछ कभी भी पेपर दोगे या अभी दिए हो, कुछ डाउट है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो इसमें सब कुछ दूर करेंगे आपके डाउट को। तो देखते हैं कि पहला स्टेप है कि शुरुआत में क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो क्या जानना ज़रूरी है, तो यूपीएससी तो पता है ना कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो आईएएस का पेपर होता है यूपीएससी का, वो 3 चरणों में होता है। एक तो होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। हाँ, 3 स्टेप होते हैं इसमें। मैंने इसको और लेंथी में जाना है तो आप हमारे इसी चैनल पर वीडियो हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पूरा एकदम प्रॉपर से बताया है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि इसमें 3 पेपर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। भाई सभी लोग कहते हैं बहुत बड़ा होता है तभी भाई डीएम एसडीएम की नौकरी मिलती है, लेकिन इसमें आपको करना है कि अगर सभी रणनीति अपनाई जाए तो अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो घर पर रहकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपका दूसरा ये स्टेप है कि कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। भाई कौन कौन से विषय पढ़ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हाँ इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देख सकते हैं आपकी जो जीएस है, आपका जीएस, इसमें सब्जेक्ट यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए में काम आएंगे ये सब्जेक्ट है आपको, यानी कि जो बुक है इसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काम आएंगे। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है जियोग्राफी, हिस्ट्री में इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है। ये आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए काम आएंगे। हाँ, इसमें देख सकते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, ये भी। और देन उसके बाद करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसी से आपके प्रीलिम्स निकल सकते हैं। इसमें मैं आपको 99% कहती हूँ कि इसी से आपके प्रीलिम्स निकलते हैं, और 99 क्या 100% दावा है कि इसी सभी से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अब मैं आपको बताती हूँ सी सेट, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स का जो अब पेपर हुआ है 2025 में 25 मई को, तो इसमें 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जीएस का पेपर था और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक भाई सी सेट का पेपर था। ठीक है, इसमें 2-2 घंटा आपको मिलते हैं, जिसमें जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं जबकि सी सेट जो आपका होता है इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जो आपके ये मीन्स के लिए, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो ये सब सब्जेक्ट आपको बाद में पढ़ लेना है। जैसे कि आपका प्रीलिम्स निकल जा रहा है, प्रीलिम्स आपका निकलता है, देन उसके बाद आप एसए, इथिक्स और ऑप्शनल को आप साथ में लेकर चलिए जब आप यूपीएससी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसी से आपका नंबर बनता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि तैयारी कैसे शुरू करें। जीरो से, भाई जीरो से शुरू करना है, कुछ नहीं आता मुझे, एकदम शुरू करना है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि जीरो से अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न यानी कि PYQ क्वेश्चन को समझें। देन उसके बाद आपको करना है कि सिलेबस को प्रिंट कर लो और हमेशा अपनी पढ़ाई की मेज पर रख लेना है। अब क्या करना है भाई, जो क्वेश्चन आपने जैसे कि हिस्ट्री के PYQ क्वेश्चन जो आते हैं प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके प्रिंट आउट निकलवा लें और जिस मेज पे बैठते हैं वहाँ उसके आगे दीवार पर उसे चिपका लें, जिससे आपका इफेक्ट उस पर पड़े कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आती है। अरे भाई क्वेश्चन को मत चिपकाओ, लेकिन जो हेडिंग है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे चिपकाओ,
उस हेडिंग को चिपकाओ, उस चैप्टर के नाम को चिपकाओ, जिससे आपका दिमाग उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन करे कि हाँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरे स्टेप की बात करती हूँ। क्या दूसरा स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी, या फिर पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो क्या होता है। जब पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछने का लेवल है, देन उसके क्या आंसर हो सकते हैं। जब आप उसके बाद दूसरी बार जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यानी कि दूसरे स्टेप में कि एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि 6 से लेकर 12 तक की बुक आपके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुकें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए मैं कहूँगी आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को ले लें। अगर आपका पॉलिटी मजबूत है, थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी 11th और 12th का ले लीजिए। देन उसके बाद आपका जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री दोनों के लिए 6 से लेकर 12 तक की बुकें लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बेसिक आपका कवर है, अगर थोड़ा बहुत कवर है तो आप 9th से शुरू करें, 12th तक के बुक को ले लें, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स जो आपका है, इसमें आप 9th से शुरू करें ये भी बुक, और 12th तक की क्लास 12 तक की बुक को ले लें। देन उसके बाद साइंस के लिए क्लास आप 9th और 10th के लिए ले लें, ठीक है। 6 का लें या फिर ना लें, क्योंकि 6 में काफ़ी बच्चों को आता होगा, ठीक है, समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या है भाई, जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा टारगेट है कि आप सभी लोगों को बताना जो आपको समझ में आए। आप पहली बार देख रहे हैं या फिर दूसरी बार देख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया था पहली बार में, किसी का वीडियो देखे थे, लेकिन इसमें मैंने जो भी बताया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और सही एकदम रणनीति बताई है, और देन उसके बाद जो भी बताया है एकदम जेन्युइन सबसे सही बताया है। इसमें मैं कुछ फेक नहीं बताने की कोशिश की हूँ, जो रियल है उसी को बताने की कोशिश की हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। अच्छा, बिना देरी के शुरू कर देते हैं हम तीसरे स्टेप की, कि जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो क्या हैं, वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या ज़रूरी है। देन मैंने पहले ही बताया था, लेकिन प्रकाशन में आपको बताती हूँ कि जो पॉलिटी का है ये आपका लक्ष्मीकांत का होना चाहिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत का आता है पॉलिटी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लें, तो ये स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसी के साथ अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं लेना चाहते तो आप बिपिन चंद्र का बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी, और प्लस उसके साथ जीसी लियोन की बुक है जियोग्राफी, इसे आप पढ़ सकते हैं, और रमेश सिंह का है। इसके साथ मैंने ये बताया कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप 9th 10th 11th 12th की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके साथ यहाँ इन्वायरमेंट के लिए भी बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देन उसके बाद चौथा हमारा स्टेप है कि करंट अफेयर रोज पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि करंट अफेयर किस प्रकार से पढ़ना है। तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस से कोई अच्छा यूट्यूब चैनल ढूंढ के तीनों रिसोर्सेज से पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी रिसोर्सेस जब आपके पास अवेलेबल होंगे तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मंथली मैगजीन भी आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी जो कोचिंग सेंटर है वहाँ से आप ले सकते हैं, आपके मार्केट में भी आता है मैगजीन, वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद जो चौथा आपका स्टेप है, चौथा इसमें है कि घर पर रहकर पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर आप 2026, 27, 28 का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ स्टेप वाइज जो ईयरली स्ट्रेटेजी है, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2025 के जून के महीने में, जून से लेकर दिसंबर, यानी इनके लिए फाउंडेशन ईयर होनी चाहिए। फोकस किस पे करनी है आपको, तो इसमें एनसीईआरटी और बेसिक बुक पर फोकस करनी है जी। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, जो आपका जून से लेकर दिसंबर तक माह है, इसमें आप एनसीईआरटी बेसिक बुक पढ़ें, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ते चलें, ठीक है। यहाँ हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो आपका रोजाना टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 घंटे एनसीईआरटी और करंट अफेयर नोट्स उसके साथ बनाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटा पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवीजन, देन उसके बाद 1 घंटा में वीडियो लेक्चर्स समझे आप, जो पढ़ना है उसे आप अगर समझ रहे हैं तो 2x पे करके पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा
मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है पढ़ना, क्योंकि समझ में आता है, नहीं तो आप उससे कम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका मई 2025 के लिए, ठीक है, यहाँ 2026 होना चाहिए, गलती से यहाँ 2025 लिख उठा है, ठीक है। यहाँ फोकस करना है स्टैंडर्ड बुक पर और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग पर। इसमें आपको 8 घंटे देनी होंगी, ठीक है, 8 घंटे देने होंगे, जैसे कि जीएस की गहराई से तैयार करना है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेली फर्स्ट आंसर राइटिंग की बात कर रही हैं, देन उसके बाद मंथली रिवीजन आपको करनी है। यहाँ पर आप समझें कि अगर आप मेंस और प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर दें तो आप उसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी करते चलिए मेंस के लिए, ठीक है। यहाँ आप जनवरी से अपने प्रीलिम्स पर फोकस करें, और हाँ, इसके साथ साथ आप सी सेट पर भी फोकस किया करें। डेली आपको आंसर राइटिंग करना है और जो आपके मंथली रिवीजन भी करना है, या फिर 15 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद जैसा आपसे बन सकता है वैसा आप कर सकते हैं। देन उसके बाद मई 2025, ठीक है, दिसंबर में आपको क्या करना है, आपका जो मंथ बनता है, जिस प्रकार से आप रूटीन बनाते हैं, लगभग 1.5 साल का रूटीन होने चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इतना जो महीना बनता है, इस महीने के बीच में आपको क्या करना है, या फिर इतने महीने के बीच में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ऑप्शनल मैंने बताया कि हिस्ट्री अगर आप ले रहे हैं तो भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास होगा। ऑप्शनल की जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और खुद से अभ्यास करें, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी लगाते चलना है, जिससे आपको पता चलेगा आपकी क्या गलतियाँ हैं, क्या नहीं है, किस पे आपको फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। डेली ऐसे यानी कि डेली ऐसे प्रैक्टिस शुरू कर दें, डेली ही आप अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दें। देन 2026 में जनवरी से मई तक आपको किस पे फोकस करनी है, देन मैंने पहले ही बता दिया है, प्रीलिम्स पे फोकस करनी है। उसके बाद 60% जो आपका समय है वो प्रीलिम्स पे रिवीजन पर फोकस होना चाहिए, और 30% आप सी सेट के दें, 10% आप करंट अफेयर पे दें। देखो, अब की बार करंट अफेयर पर भी फोकस ज़्यादा था 2025 में। देन उसके बाद करंट अफेयर में, सॉरी, यहाँ पर जो आपका सी सेट है, सी सेट में आपकी मैथ के जो क्वेश्चन आए थे बहुत, मुझे लगता है ना, कठिन थे, लेकिन जब आप तैयारी करे रहते हैं अच्छे लेवल के तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे भी क्वेश्चन आए थे जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है, उस तरह से भी क्वेश्चन आए थे। देन उसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहूँगी कि जो 2026 है, जून का महीना जो है, इसमें आप प्रीलिम्स पे मॉक टेस्ट दें और टाइम टेबल को मैनेज करें, रिवीजन करें, और मॉक टेस्ट और रिवीजन करने हैं, ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप PYQ क्वेश्चन देखते चलिए, डेली 2 फुल मॉक टेस्ट लगाएं, एक तो प्रीलिम्स के लिए जीएस का और सी सेट का, दोनों का कवर करते चलिए। और ऐसा नहीं होता है तो एक दिन जीएस और दूसरे दिन आप सी सेट का मॉक टेस्ट दे, ठीक है। अब 2026 वाले बच्चे इस जो पैटर्न हमारा है इसको फॉलो कर लें, या अपने टाइम के हिसाब से इसको मैनेज करें, क्योंकि 1-2 घंटे, 4 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे आप इसमें दें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बन सकती है। देखो, आपको डायरेक्ट उस पर फोकस नहीं करना है, आप पहले रूटीन बनाएं, फिर उसी के हिसाब से आप चलते रहिए, ठीक है। अब यहाँ हम 5वें स्टेप की बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। मैंने इसके पहले ये बताया कि टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है, कितने महीने में कौन से सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं, ये सारी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, फिर वहाँ से देखिए, और इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम की इसके PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देन उसके बाद में आपको 5वां जो स्टेप है कि नोट्स कैसे बनाने। भाई, नोट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था, उनके आंसर भी मैंने दिया है कि नोट्स कैसे बनाए, तो उनको ने बाद में रिप्लाई किया कि भाई बहुत अच्छे से है। देन मेरे पास अभी भी कमेंट आया था कि मेन्स के लिए कैसे मैं तैयार करूँ, उसके लिए भी मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ, अब की बार उसी का हमारा वीडियो आने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोट्स कैसे बनाने, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स में आपको पहली बार क्या करना है, 1 सब्जेक्ट लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है, 1 नोट्स बनाने, यानी कि एक सब्जेक्ट में एक कॉपी में एक ही नोट्स बनाने, ठीक है। अब यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, एक हेडिंग डालते हैं, उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं, कौन कौन से शब्द लिखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद आपको वहाँ पर डायग्राम भी, मैप भी बनाना है, फ्लो चार्ट बनाते चलिए, जिससे आपका जो आपका प्रैक्टिस है वो बनता रहे, ठीक है। जब प्रैक्टिस रहेगी तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो तीसरा लेवल है हमारा कि स्टैटिक, और देन उसके बाद आपका उसी में है करंट अफेयर को जोड़कर पढ़ते चलिए और उसका भी सब्जेक्ट बनाते चलिए, ठीक है। एक रिविजन रोड्स अलग से बनाएं,
या फिर नोट्स का रिवीजन क्या होता है कि आप उसके हेडिंग लिख लीजिए या फिर आगे या फिर पीछे पेज में लिख लीजिए। जैसे कि आपने 10 से 15 पेज या फिर पन्ना उतना छोड़ दें जिसमें आप हेडिंग लिख लें और देन उसके बाद आप रिवाइज करते चलिए। अब यहाँ हम बात करते हैं कि 6वां पॉइंट क्या है, ठीक है। अब मैंने 5वें पॉइंट में ये बताया कि नोट्स कैसे बनाए हैं और 6वें पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्यों ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप प्रीलिम्स या फिर मेंस के लिए क्या बेनिफिट होता है कि मैंने बहुत बार कहा है भाई इस टेस्ट को दो क्या बेनिफिट होता है। तो इससे तो आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट होगा, दूसरा आप क्या गलती कर रहे हैं इसमें ये भी सुधार होगा, तीसरा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि भाई जितना मैंने पढ़ा है इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, इतना 100% में से मुझे इतना नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि हफ्ते में दी या फिर जैसा आपसे बने वैसा दे, लेकिन भाई अगर ज़्यादा जैसे कि अभी पेपर आ रहे हैं तो मुझे लगता है 10 से 5 दिन के पहले मॉक टेस्ट को छोड़ देनी चाहिए भाई, उस पर ज़्यादा ना फोकस करके रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, हम 7वें स्टेप की बात करते हैं कि घर पर रहकर तैयारी की क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सके। देखो भाई, फर्स्ट स्टेप ये है कि जब आप घर पर रहकर तैयारी करते हैं तो शांत और जो आपका फोकस होता है वो बना रहता है। जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखकर उन्हीं के जैसे कॉपी लेना, उन्हीं के जैसे लिखना है, उन्हीं की जैसे मुझे बुक लेनी है, वो इस प्रकार से बुक लिया तो उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया है तो मैं बिपिन चंद्रा लिया हूँ तो मुझे भी वही बुक चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक बुक पढ़ा है तो उसी को बार बार दोहराइए, उससे आपका जो पढ़ने का लेवल है वो, जैसे कि आपने अगर फर्स्ट बार कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, देन दूसरी बार पढ़ते हैं तो कम समय लगता है, ऐसे कम समय होता जाता है, ठीक है। इसमें पहली बात, जो घर पे रहकर बच्चे तैयारी करते हैं इनकी जो शांति रहती है दिमाग में और फोकस भी बना रहता है कि मुझे ये करना है, मैंने इतना स्टडी बनाया है, इसको पूरा करना है। समय की जो बचत होती है ये तो एकदम राइट है। देन उसके बाद खुद की जो रफ्तार पढ़ाई में होती है वो बहुत अच्छे से होती है और जो आपके परिवार का जो सपोर्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो आपके 4 लेवल है, जो 4 स्टेप बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो भी बच्चा घर पे तैयारी करता है इसका बेनिफिट आपको मिलता है और घर परिवार की भी पता चलता है कि कैसे हमारे घर परिवार वाले हैं, क्या वो हमें चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ और पढ़ रहा हूँ तो वो किस प्रकार से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं और आपको भी पता चलती हैं कि इससे आपको बच्चों को पता चलती है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो बस आपको चाहिए क्या, एक सादा, आपको क्या चाहिए अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो एक सादा कमरा चाहिए, एक कुर्सी मेज और इंटरनेट चाहिए, जिससे आप क्या होते हैं दृढ़ निश्चय होके पढ़ सकें, ठीक है। अब हम 8वें पॉइंट की बात करते हैं। बिना देरी के, भाई टाइम नहीं लगाएंगे यही सोचते हैं, लेकिन भाई जब इतना सब कुछ बता रहे हैं तो टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ बहुत जल्दी बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ आप देखना है कि आप जब खुद पे अकेले रह के तैयारी करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि भाई साल भर 2 साल आप साल भर हो गया, आप क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको मिला है। तो अपने आप को कभी ना कभी कभी मोटिवेट करते रहिए। जैसे कि आपको कहना है कि मोटिवेट और जो अनुभव होता है आपको कैसे बना रहे, तो आपको खुद से वादा करना है कि हर दिन थोड़ा बेहतर करते चलना है। मैंने कल वो सब्जेक्ट पूरा किया, आज ये कर रहा हूँ, तो मैं अपने टाइम को मैनेज कर रहा हूँ, देन उसके बाद मेरा लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं कुछ अच्छा करूँगा। ये आप अपने माइंड में बनाइए और ये सोचिए कि हाँ, मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ और कुछ अच्छा ही करूँगा, ठीक है। अब यहाँ वीकली टारगेट आपको बनाना है, या फिर रोज़ बनाइए, या फिर आप महीने बना लीजिए, या फिर हफ्ते में बना लीजिए, जो आपके मन है वो बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ आपको फ़ोन से दूरी रहना है। फ़ोन बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, और बच्चों को क्यों परेशान करेगा, जब बच्चे उसको नहीं छेड़ेंगे वो क्यों आपको छेड़ेगा। जब तक आप अपने हाथ को वहाँ उसके फ़ोन के पास नहीं ले जाओगे तो हाथ तो नहीं है कि खुद जाके उसको पकड़ेगा, ठीक है। ऐसा आपको बनाना है कि फ़ोन से ज़्यादा दूरी बनाए रखें, और फ़ोन को कब यूज़ करें, जब आपको क्या करना है, जब आपको पढ़ना है तभी यूज़ करें, और थोड़ा बहुत जो समय बचता है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें देख लें जिससे आपको बेनिफिट हो, आप उसको देखकर मोटिवेट हों। ऐसी कुछ रणनीति बनाएं, ऐसे कुछ टाइम को मैनेजमेंट करें, मैं ऐसा ही कहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो आपके स्टडी ग्रुप है या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो आपको बेनिफिट होता है, जिससे आपको उसी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है। अब मोटिवेशनल वीडियो भी देखिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही बता दिया है कि जो बेनिफिट होता है, जो आपके माइंड को अच्छा लगता है उसे ही प्रेफर करें। जैसे कि माइंड को ये ना लगे कि हाँ मुझे ये मूवी देखना है, वो ये टिकटॉक ऐसा कुछ ना दिखे। आप क्या होता है ना कि लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपने एक वीडियो चलाया, देन उसको काट के रखने के बाद आप पढ़ाई करते हो, और शॉर्ट वीडियो अगर आप देखते हो तो वहाँ पर रील को खिसकाते रहते हो, पता नहीं चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लेंदी वीडियो को देखिए, थोड़ा 5 मिनट का 10 मिनट का बहुत सारे वीडियो आते हैं मोटिवेशनल, इसे आप देखकर अपनी जो आत्मविश्वास है इसे बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद 9वां टाइम टेबल है कि डेली टाइम टेबल कैसे बनाए। देखो भाई, डेली टाइम टेबल के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया और बता भी दिया है, इसे आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया, इसे आप एक बार हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। देखो
मैंने ब्रेक भी लिया है और ब्रेक के लिए भी बताया कि 5:30 बजे अगर आप उठते हैं तो 6 बजे तक आप उठें और अपने आप को मोटिवेट करें, व्यायाम करें थोड़ा सा। उसके बाद 6 से 8 बजे तक पढ़ें। कौन सी बुक पढ़नी है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देन उसी प्रकार से मैंने बता भी दिया है। और देखो भाई, बीच बीच में मैंने नाश्ता और आराम करने के लिए बता दिया। इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। 1 घंटे को आप आधा आधा घंटे में तोड़ कर आप अपनी पढ़ाई को सही से कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 से 1 बजे तक क्या करना है, 1 बजे से 2 बजे तक आपको लंच करनी है, आराम भी करना है। और यहाँ पर 2 से 4 बजे तक, और देन उसके बाद आपको 4 से 5 बजे तक हल्का व्यायाम करना है। देन 5 से 7 बजे तक आपको आंसर राइटिंग करना है, और 7 से 9 बजे तक आप रिवीजन करें और कुछ वीडियो देख लें, लेक्चर जिससे आप देखो हमेशा पढ़ते हो तो कभी ना कभी परेशान हो जाते हो। और 10 बजे से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप हल्का खाना खा लें। और क्या अगला टारगेट है, क्या अगले दिन का टारगेट है, इसे आप एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। और जो पढ़ें उसको सोचें कि एक बार दोहरा लें तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और 10 बजे आप आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको कि 10वां पॉइंट आपका क्या है। थोड़ा जल्दी करते हैं भाई कि 10 यानी कि जो आपके फ्री रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि कुछ ऐसे चैनल बता दीजिए यूट्यूब पर, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता दीजिए जिससे मुझे फ्री में मिल सके, मैं पढ़ सकूँ। देखो भाई, मैं सच में कहती हूँ कि जो आपके लिए बताऊँगी वो बेनिफिट होगा, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, इसमें जो बहुत अच्छा है, इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आप वहाँ पर जाइए और क्या कर दीजिए कि जाने के बाद आप जो आपको फ्री रिसोर्सेज मिलता है तभी पढ़िए, नहीं तो अन्यथा दूसरे आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका ये सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 वेबसाइट दिया है, ये करंट अफेयर के लिए है। देन उसके बाद यूट्यूब चैनल के लिए मैंने अनअकैडमी, ड्रेसट्री और जो आपके स्टडी IQ है यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि जो अनअकैडमी है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने देखो भाई किसी का प्रचार प्रसार नहीं करी हूँ, क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सच में मैं करी हूँ भाई, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करी हूँ। और यहाँ लास्ट में ये आपसे कहती हूँ कि अंत में बस यही कहूँगी कि अगर ठान लो तो UPSC घर से भी निकाला जा सकता है। अगर ठान लो तो UPSC घर से भी निकाला जा सकता है। पढ़ाई में रेगुलरिटी हो तो सफलता आपको मिलेगी। 2026, 27, 28 दोनों बैच के बच्चे आज से शुरुआत कर दें। कल मत टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आया है और ना ही आएगा। अगर कल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़े आप सदमे में हैं। इसके तहत भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई बच्चा न्यू है देख रहा है तो भी आप बताइए आपको क्या बेनिफिट मिलता है। और मैं लास्ट में ये कहूँगी कि कुछ बच्चे मेरे पास कमेंट किए थे कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें, सो मैं इसके लिए भी बताऊँगी। और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।